अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 17 में आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है? आपने इससे पहले लेक्चर में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम क्या होती है, हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी थी। किसी भी एटम के लिए हम उसका स्पेक्ट्रम कैसे हासिल करते हैं? हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसके नतीजे में उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, हायर लेवल में चले जाते हैं। जब हायर लेवल से वापस लोअर लेवल में आते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं। उन रेडिएशन को हम स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए देखते हैं और स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं। सेम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी हम कुछ इसी तरह से हासिल करेंगे कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है इसका स्पेक्ट्रम हमने कैसे हासिल करना है। आप हाइड्रोजन गैस को H2 हाइड्रोजन गैस को आप फिल कर लोगे किसमें? डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब आपको पता है किसे कहते हैं? आपने हाइड्रोजन गैस को फिल किया किसमें? डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर लिया। उसके बाद आपने लो प्रेशर पर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। जब आपने लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आपने देखा कि उसमें से एक ब्लूइश लाइट, ब्लू कलर की लाइट जो है वो नजर आई। अब इस ब्लू कलर की लाइट को आपने स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए जब देखा तो आपको आगे मजीद इस ब्लू कलर के अंदर जो डिफरेंट कलर्स हैं, जो डिफरेंट रेडिएशंस की लाइंस मौजूद हैं वो नजर आई। उस स्पेक्ट्रम को आपने नेम दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। इसी बात को हम कुछ यूं समझेंगे इस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, इसी तरह ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आगे चलता जाएगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस हाइड्रोजन में से आपने पास की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपने इसको प्रोवाइड की एनर्जी, प्रोवाइड की एनर्जी। जब इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की तो आपने बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट्स की जानिब मूव कर जाता है। यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जैसे ही इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की तो ये यहाँ से निकला और मूव कर गया हायर लेवल में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चला गया। अब इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से इस पोजीशन पर कैसे गया? एनर्जी अब्जॉर्ब करके। इसे आप नेम देते हो एक्साइटेशन का, कि एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर लेवल में चले जाना। अब ये यहीं पे नहीं रहेगा, ये वापस लोअर लेवल में भी आएगा। जो एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की है वही ये लूज करके लोअर लेवल में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब ये इलेक्ट्रॉन अगर जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है उतनी ही लूज कर दे तो ये वापस पहले ऑर्बिट में आ जाएगा। अगर कम लूज करता है तो ये दूसरे में भी आ सकते हैं, तीसरे में भी आ सकते हैं, इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की वही जब ये लूज करेगा तो वापस अपनी जगह पे भी आएगा। इस ऑर्बिट में आ सकता है, इसमें आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं। अब देखो यहां से जब हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा, आपने बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ है, फिर ये क्या करेगा? फिर ये एनर्जी लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इससे ब्लू कलर की रेडिएशन जो है वो हासिल होगी। इस रेडिएशन को हम फिर प्रिज्म के आगे या आप स्पेक्ट्रोमीटर के आगे रखेंगे
और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम इस ब्लू कलर की जो रेडिएशन है इसको प्रिज्म में से जब हम पास करेंगे तो ये डिस्पर्स हो जाएगी, आपको पता है, ये डिफरेंट लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका स्पेक्ट्रम बन जाएगा। इस स्पेक्ट्रम को हम नेम देंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, कि हाइड्रोजन, उसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, मतलब एनर्जी दी, उसका इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला गया, हायर से जब लोअर में आया तो उसने एनर्जी जो है वो रिलीज की, खारिज की इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उसी रेडिएशन को आपने प्रिज्म के आगे रखा और आपने देखा कि इस प्रिज्म ने इस रेडिएशन को डिफरेंट रेडिएशन में डिस्पर्स कर दी है। इस ब्लू कलर के अंदर जितनी भी रेडिएशन थी उसको इस प्रिज्म ने सेपरेट कर दी है। और ये जो आपके पास लाइंस आई हैं इन्हें आप कहते हो स्पेक्ट्रल लाइंस। ये जो आपके पास लाइंस आई हैं इन्हें आप क्या कहते हो? स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हो, स्पेक्ट्रल लाइंस। कि जब इस ब्लूइश कलर की लाइट को आपने प्रिज्म में से पास किया तो डिफरेंट लाइंस आई हैं आपके पास, उन लाइंस को आप कहते हो स्पेक्ट्रल लाइंस। और ये सारी लाइंस मिलकर क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब आपको आइडिया हो गया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना कैसे है, ठीक है। अब फिर ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आई हैं ना, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हमने डिफरेंट सीरीज में डिवाइड कर दिया है, डिफरेंट सीरीज में डिवाइड कर दिया। अब ये वाली डायग्राम आपने अपने ज़हन में रखनी है। जब मैं ये वाली डायग्राम आपको समझाऊंगा तो ये वाली डायग्राम काम आएगी, ठीक है। तो इसको मैं अभी रेज करने लगा हूं ताकि हम ये डायग्राम जो है आसानी के साथ समझ सकें। जी बेटे, अभी जो हमने बात की थी कि जब हम हाइड्रोजन के एटम को हीट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर लेवल में मूव कर जाता है। हायर लेवल में जब मूव करके वापस लोअर लेवल की जानिब आता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। उन रेडिएशन को जब हम प्रिज्म के आगे रखते हैं तो प्रिज्म उनको डिफरेंट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है, उनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। उन बेटे स्पेक्ट्रल लाइंस को हमने डिवाइड किया है 5 सीरीज में: लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फंड सीरीज। ये 4 सीरीज, ये है क्या ये अभी समझते हैं कि लाइमन सीरीज क्या है, बामर सीरीज क्या है, इसको समझते हैं। इससे पहले बेटे ये जो 4 सीरीज है ना, लाइमन, बामर, पास्टन एंड ब्रैकेट, ये बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले ही मौजूद थी, ठीक है। ये बाद में आई है पी फंड सीरीज। तो ये टोटल 5 सीरीज, ये सीरीज किस बुनियाद पे बनाई गई है कि जब हमने उस ब्लूइश लाइट को प्रिज्म के आगे रखा ना, उससे जो आगे स्पेक्ट्रल लाइंस बनी, उस बेस पे हमने ये 5 सीरीज बनाई। हमने बात की थी, अब हम पहली सीरीज की बात करने लगे, लाइमन सीरीज। ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई जाती है। अल्ट्रा वायलेट रीजन कौन से होते हैं? हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा, 7 रीजन्स पढ़े थे विजिबल रीजन के अलावा। विजिबल रीजन क्या होते हैं हमने पढ़ा कि जो रीजन में जो कलर्स आए उनको हम अपनी आंख से देख सकें, दैट इज कॉल्ड विजिबल रीजन। उसकी रेंज कितनी होती थी? 400 से 800 नैनोमीटर तक, ये हमने पढ़ा। उसके साथ साथ हमने ये डिफरेंट रीजन्स पढ़े। ये आपने याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज है वो यूवी रीजन में आती है, बामर विजिबल में आती है। ये बहुत दफ़ा एमसीक्यू आ चुका है कि विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आती है, तो आप कहोगे बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में आती है। नेक्स्ट है जी पास्टन सीरीज, ये इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड और पी फंड सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आती है। अब बात करते हैं पहली सीरीज की जानिब बढ़ते हैं। लाइमन सीरीज क्या है? ये बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस ही होती हैं बेटे, स्पेक्ट्रल लाइंस ही होती हैं। देखो अब लाइमन सीरीज कब बनती है? हमने बात की थी, यहाँ पे ड्रा करता हूँ, कि जब आप, ये हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह सो ऑन। जब आपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी थी, आपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी थी तो ये हायर लेवल में चला गया था, ठीक है। फिर जब ये हायर लेवल से वापस लोअर लेवल में आया था,
फिर रेडिएशन एमिट हुई थी, फिर स्पेक्ट्रल लाइंस बनी थी। अब हमने देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल 7वें ऑर्बिट में चला गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, सो ऑन, कि 7वां या 8वें ऑर्बिट में चला गया, उससे जब वापस आएगा इलेक्ट्रॉन पहले में आएगा तो कैसी सीरीज बनेगी, दूसरे में आएगा तो कैसी लाइन हासिल होंगी। इसी बेस पे हमने ये 5 सीरीज बनाई है। देखो बेटे, फर्ज किया कि इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चला गया, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, 5वें में भी, छठे में भी, 7वें में भी जा सकता है, इन्फिनिट रीजन कहीं भी जा सकता है एनर्जी अब्जॉर्ब करके। तो अब बात करते हैं लाइमन सीरीज की। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर लेवल में चला गया और हायर लेवल से फिर रेडिएशन कब एमिट होनी है, जब वो वापस आए। देखो, अगर हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन, ये मैंने ऑर्बिट शो किए, ऑर्बिट वैसे तो राउंड शेप में होते हैं, लेकिन डायग्राम को अच्छी तरह समझने के लिए मैंने क्या किया है, इसको सीधी लाइन में, ये पहला ऑर्बिट n=1 मीन पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ये बेसिकली राउंड शेप में होते हैं, लेकिन डायग्राम अच्छी तरह समझने के लिए मैंने सीधी लाइन लगा दी। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां। ठीक है। अब फर्ज किया कि हाइड्रोजन के एटम ने, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की और हायर लेवल में चला गया, दूसरे ऑर्बिट में चला गया, तीसरे में भी जा सकते हैं, चौथे में भी जा सकते हैं, इन्फिनिट किसी में भी जा सकते हैं। स्पेक्ट्रम कब बनेगी, जब वो वापस आएगा। और अगर वो वापस आए, अगर दूसरे में गया है वापस पहले में आ जाए, तीसरे में गया है तब भी पहले में आ जाए, यानी कि 7वें में चला गया है, छठे में चला गया है, 5वें में चला गया है, चौथे पे चला गया है, तीसरे पे चला गया या दूसरे पे चला गया, एनर्जी अब्जॉर्ब की पहले ऑर्बिट में था, जब एनर्जी अब्जॉर्ब की तो दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी, चौथे में भी, 5वें में भी, छठे में भी, 7वें में भी। और अगर डी एक्साइटेशन के दौरान वो वापस पहले में आए तो इससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी उनको आप नेम देते हो लाइमन सीरीज का। किसका नेम देते हो, लाइमन सीरीज। बहुत आसान बात कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर लेवल में चला गया, वो वापस पहले में आता है, फिर दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। और इसी तरह अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर लेवल में चला गया, वो वापस पहले ऑर्बिट में आने की बजाय दूसरे में आ जाता है, तो उस सीरीज को आप नेम देते हो ब्रैकेट सीरीज का। बहुत आसान, सिंपल सी डायग्राम है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारी ना हमने पॉसिबिलिटी शो कराई है कि दूसरे में भी जा सकते हैं, तीसरे में भी, चौथे में भी, 5वें में भी, छठे में भी, 7वें में भी। लेकिन स्पेक्ट्रम कब बननी है, जब ये वापस आएगा। ठीक है। और अगर वापस पहले में आए तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रम हासिल होगी, उन सीरीज को हम नेम देंगे लाइमन सीरीज का। और अगर ऑक्साइड हो गया, वापस आने की बजाय, वापस पहले में आने की बजाय वो आए दूसरे में, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन आपके पास हासिल होंगी वो होंगी ब्रैकेट सीरीज की। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन वापस आए तीसरे ऑर्बिट में, n=3, मतलब तीसरे ऑर्बिट में वापस आए, उसको आप क्या नेम दोगे, उसको आप नेम दोगे पास्चन सीरीज का, पास्चन सीरीज। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड हो गए, हायर लेवल में चला गया, अगर वो वापस आए चौथे ऑर्बिट में, तो आप उसे क्या नेम दोगे, आप उसे नेम दोगे, सॉरी यहां पे बामर सीरीज आने, बामर सीरीज, कि अगर हायर लेवल से डी एक्साइट होके वो दूसरे ऑर्बिट में आए तो बामर सीरीज, तीसरे में आएगा तो पास्चन, चौथे में आएगा तो आप उसे नेम दोगे ब्रैकेट सीरीज का। और इसी तरह अगर हायर लेवल से लोअर लेवल में आए, किस ऑर्बिट में आए इलेक्ट्रॉन, 5वें ऑर्बिट में, उसे आप नेम देते हो पी फंड सीरीज का। तो ये हमारे पास हो गई डायग्राम्स। ये टोटल ये 5 सीरीज हैं। ये जो 4 सीरीज है ना, ये बोहर से पहले ही मौजूद थी, लेकिन ये 5वीं पी फंड जो है बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद आई है।
बहुत आसान। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारा कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब कोई भी हाइड्रोजन का एटम, उसको हम एनर्जी देते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर लेवल में चला जाता है। हायर लेवल से जब वापस लोअर लेवल में आता है, अगर पहले ऑर्बिट में आए देन इट इज लाइमन सीरीज, अगर दूसरे ऑर्बिट में आए बामर, वापसी अगर उसकी तीसरे ऑर्बिट में हो पास्टन, वापसी अगर उसकी चौथे ऑर्बिट में हो ब्रैकेट सीरीज, वापसी अगर उसकी पांचवें ऑर्बिट में हो, उसे आप नेम दोगे पी फंड सीरीज का। तो टोटल ये 5 सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसी के साथ ही कंप्लीट हुआ। इसमें बेसिकली ये 5 सीरीज आपने याद करनी है, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपली यहां पे मैं लिख देता हूं याद करने का तरीका कि अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, इन्फिनिटी से वापस आए पहले ऑर्बिट में, इन्फिनिटी से वापस आए पहले ऑर्बिट में, लाइमन सीरीज होगी, ठीक है। इसी तरह इन्फिनिटी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से वापस आए इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में, वो होगी बामर सीरीज, और ये विजिबल रीजन में आती है। इसी तरह तीसरे ऑर्बिट में आए पास्टन, चौथे में आए ब्रैकेट, पांचवें में आए पी फंड सीरीज। एक तरतीब के साथ ये नेम याद कर लो, ये डायग्राम आप खुद ही बना दोगे, बहुत आसान है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर की कैलकुलेशन। वेव नंबर किसे कहते हो आप? वेव नंबर आप कहते हो द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, के पर यूनिट लेंथ में जितनी वेव्स होती हैं उन्हें आप कहते हो वेव नंबर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर, और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वेव नंबर को हमने कैसे कैलकुलेट करना है? वेव नंबर को सबसे पहली बात आप शो करते हो न्यू बार से। ये जो साइन है ना वी टाइप, इसे आप कहते हो न्यू, एन यू, न्यू। और न्यू ये शो करता है फ्रीक्वेंसी को। जब इसके ऊपर बार आ जाए ना इस तरह से, तो ये बन जाता है वेव नंबर। तो हमने वेव नंबर कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात जो यहाँ पे हम करेंगे, आपने एनर्जी पढ़ी हुई है। एनर्जी किसके इक्वल थी? जब आपने एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की थी, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो आपने वो निकाली थी। E किसकी इक्वल थी? -g² m e की पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर, इसके इक्वल आपने ये निकाली थी वैल्यू। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और एनर्जी अब्जॉर्ब करके मूव कर जाता है हायर ऑर्बिट में, हायर लेवल में। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पे चला गया, ठीक है। हम लोअर लेवल को 1 कह देते हैं, हायर लेवल को 2 कह देते हैं, ठीक है। अब 1 पहला ऑर्बिट भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, 2 दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। यहाँ पे 1 का मतलब आपने पहला ऑर्बिट नहीं लेना, 2 का मतलब दूसरा ऑर्बिट नहीं लेना, 1 का मतलब कोई भी लोअर ऑर्बिट, 2 का मतलब हायर ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया। लोअर ऑर्बिट में एनर्जी क्या थी? E -g² m e की पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। वैसे n स्क्वायर था, अब चूंकि लोअर ऑर्बिट हमने इसे 1 कहा है तो n के साथ 1, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। दूसरे ऑर्बिट के लिए हम सेम इक्वेशन n के साथ लिख देंगे 2, यानी कि हायर ऑर्बिट, हायर लेवल की बात करते हैं। एनर्जी डिफरेंस, बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा ई E2 - E1। E2 की वैल्यू पुट की, E1 की वैल्यू पुट की।
अब E2 की वैल्यू माइनस जी स्क्र एम ई की पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्र एन टू स्क्र एच स्क्र। E2 की वैल्यू आ गई, ये माइनस इस तरह से ही। E1 की वैल्यू माइनस जी स्क्र एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्र एन टू स्क्र एच स्क्र, ये आ गया। ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए, प्लस में कन्वर्ट हो गए। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, ये कट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे n2 है, यहाँ पे कौन सी चीज़ है, यहाँ पे n1 है, n2 नहीं, यहाँ पे n1 है, n1। तो यहाँ से ये दोनों कट नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये n1 है, ये n2 है, तो इसलिए ये कट नहीं हो सकते। इन दोनों से एक चीज़ कॉमन आ रही है, जी एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये चीज़ें मैंने वो बोली हैं जो दोनों में, तो ये चीज़ें हम कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से बाकी सारी चीज़ें कॉमन आ गई, बाकी रह गया -1 ओवर n2 स्क्वायर, ये रह गया, प्लस इधर से क्या रह गया 1 ओवर n1 स्क्वायर, बाकी सारी चीज़ें कॉमन चलेगी। ये सारी चीज़ें कॉमन ले ली हमने, बाकी ये चीज़ रह गई आपके पास, ठीक है। अब देखो, इसको मैं इस तरह से भी कर ही सकता हूँ कि +1 ओवर n1, प्लस वाली वैल्यू अगर मैं पहले लिख लूँ, यानी कि 1 ओवर n1 स्क्वायर, ये मैं इधर ले जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस वाली रकम पहले लिख लूँ, माइनस वाली बाद में। जब इसको मैं इधर लेके आऊँगा, ये प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ, ये n1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस वाली मैंने बाद में लिख ली, यहाँ पे क्या आ जाएगा अब माइनस वाली मैंने बाद में लिख ली। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई डेल्टा ई के लिए। अब हमने बात किसके लिए की थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन के लिए z किसके इक्वल है 1, जी के है, दैट इज प्रोटॉन नंबर। हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है, 1, एटॉमिक नंबर उसका कितने, 1, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है, जी की वैल्यू 1 आ गई। जब जी की वैल्यू 1 आ गई, बाकी चीज़ें रह गई एम ई एप्सिलॉन नॉट एच, इनकी जब वैल्यू पुट की तो आपके पास आंसर आया 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -18 जॉल। ये वैल्यू पुट करें इसकी जगह पे तो डेल्टा ई किसके इक्वल आया 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -18 इंटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर जॉल, इसकी इक्वल आ गया डेल्टा ई। अब डेल्टा ई आपने पढ़ा हुआ है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, डेल्टा ई किसके इक्वल है, एच वी के इक्वल, इसको इक्वेशन 1 कह लो आप। डेल्टा ई किसके इक्वल है, एच वी के इक्वल, ठीक है। तो एच वी, फिर डेल्टा ई की जगह एच वी पुट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम डेल्टा ई की जगह क्या पुट करते हैं, यहाँ पे डेल्टा ई की जगह एच वी लिख देते हैं। हेयर वी बेसिकली ये न्यू है, वी क्या है, न्यू मीन फ्रीक्वेंसी, तो वी बेसिकली क्या है, ये न्यू है, न्यू मीन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। तो हमने क्या किया, डेल्टा ई की जगह हमने एच न्यू पुट कर दिया, एच न्यू। अब एच न्यू या एच फ्रीक्वेंसी कह लो इसे, ये किसके इक्वल आया, इसकी जगह एच न्यू, ये सेम चीज सारी की सारी ऐसे ही आ गई, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू इसी साइड पर आया, ये एच इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा यहाँ पे एच स्क्वायर पहले है, जब ये यहाँ पे जाएगा तो एच क्यूब बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, जी स्क्वायर एम ई की पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये आ गई फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं करनी, हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, हमने फाइंड करनी है वेव नंबर। तो वेव नंबर अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लिम्डा, पढ़ा हुआ है ना। v क्या है, v को हम शो करते हैं c से, स्पीड बेसिकली, f क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किससे शो करते हैं, न्यू से, लेमडा ऐसे। न्यू किसके इक्वल आया, c, लेमडा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा, c ऐसे। 1 ओवर लेमडा किसके इक्वल है, वेव नंबर न्यू बार के इक्वल, जो हमने फाइंड आउट करना है।
तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय न्यू बार, यानी कि वेव नंबर। तो ये फ्रीक्वेंसी इस न्यू की जगह, इस वी की जगह आप पुट कर सकते हो सी न्यू बार। तो इसकी जगह हमने जब सी न्यू बार पुट किया, ये सारी इक्वेशन एज इट इज आ गई। फाइंड क्या करना था, न्यू बार। तो न्यू बार इधर ही सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, जी स्क्वायर एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब हाइड्रोजन के लिए जी किसके इक्वल है 1, बाकी एम ई एप्सिलॉन नॉट एच और सी की वैल्यू पुट की तो आंसर आपके पास आया 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर मीटर। इस वैल्यू को, ये एमसीक्यू आ सकते हैं, इस वैल्यू को आप क्या कहते हो, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हो। क्या कहते हो, रेडबर्ग कांस्टेंट। अब इस रेडबर्ग कांस्टेंट यानी कि ये सारी चीज की वैल्यू आ गई ये वाली, इसकी जब आप वैल्यू पुट करोगे इस क्वेश्चन में तो आपके पास आ जाएगी न्यू बार यानी कि वेव नंबर, जो हमने फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट करनी। ये बेसिकली फाइनल इक्वेशन आ गई, जो वेव नंबर हमने फाइंड आउट करने। वैल्यू पुट की हाइड्रोजन के लिए तो न्यू बार किसकी इक्वल आया 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया वेव नंबर जी। अब यही वेव नंबर हम फाइंड आउट करते हैं लाइमन सीरीज के लिए, पासन के लिए, पी फंड के लिए, ब्रैकेट के लिए, ये हम फाइंड आउट करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया वेव नंबर का फॉर्मूला, इसको मैंने क्लियर करके यहाँ पे लिखा हुआ है। वेव नंबर किसके इक्वल आया 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर। अब बेटे यही वेव नंबर हमने फाइंड आउट करना है लाइमन सीरीज के लिए। लाइमन सीरीज के आपको पता है कि जब अभी हमने पढ़ा लाइमन सीरीज कि जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन वापस किस ऑर्बिट में आता है, पहले ऑर्बिट में, उसे आप क्या कहते हो, लाइमन सीरीज। हायर ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, 5वां हो सकता है, लेकिन लोअर ऑर्बिट लाइमन सीरीज के लिए हमेशा पहला ही होगा। इसका मतलब n1 यहाँ पे क्या था, n1 था लोअर ऑर्बिट, n2 क्या था, दैट इज हायर ऑर्बिट। और लोअर ऑर्बिट लाइमन सीरीज के लिए हमेशा क्या रहेगा 1, क्योंकि लाइमन में हमेशा इलेक्ट्रॉन ने वापस कहाँ पे आना है, पहले में। n2 कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो पहली लाइन अगर n2 जो है वो 2 हो तो n2 की जगह 2 पुट करो, n1 की जगह 1 पुट करो, ये आंसर आ गया। वेव नंबर आ गया आपके पास जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से किस शेल में आता है, पहले में। इसी तरह दूसरी लाइन लाइमन सीरीज की कि अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से कहाँ पे आए, अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से पहले में आए, n1 तो 1 नहीं रहेगा, n2 की जगह 3, n2 की जगह हमने 3 पुट कर दिया, ये आंसर है आपके पास। इसी तरह चौथा, पांचवा, 5वें से पहले में आएगा यहाँ पे 5, छठे से पहले में आएगा यहाँ पे 6, इन्फिनिट यानी कि कहीं से भी पहले में आएगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 109.678 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर मीटर। ये इस तरह आप लाइमन सीरीज के लिए वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हो ये फॉर्मूला यूज करते हुए। इसी तरह लाइमन सीरीज के बाद आपके पास है बामर सीरीज जी स्टूडेंट्स। इसी तरह हम वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बामर सीरीज के लिए। बामर सीरीज क्या थी कि ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करे, एक्साइट करके वापस अगर दूसरे शेल में आए उसे हम क्या कहते थे, बामर सीरीज। मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरे में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, छठे में हो, वापस किस में आए, दूसरे ऑर्बिट में आए, उसे आप कहते हो बामर सीरीज। पहले में आए लाइमन, दूसरे में आए तो बामर। इसका मतलब लोअर ऑर्बिट बामर में कौन सा है, दूसरा, तो n1 हमेशा 2 ही रहेगा बामर सीरीज के लिए। n2 हायर ऑर्बिट कौन सा हो सकता है, तीसरा, तीसरे से दूसरे में आ सकते हैं, चौथे से दूसरे में, 5वां, छठा, 7वां, इन्फिनिट तक जा सकते हैं। तो बामर सीरीज के लिए जब वेव नंबर हमने फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करेंगे, n1
तो 2 ही रहेगा। n2 तीसरे से दूसरे में आ सकते हैं, n2 की जगह 3 पुट करेंगे, n1 की जगह 2 पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर चौथे से दूसरे में आया है तो n1 की जगह 2 ही रहेगा, n2 की जगह 4 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इन्फिनिट से दूसरे में आया तो यहाँ पे हम इन्फिनिट पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 27.421 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ पर मीटर। तो ये हो गया कि वेव नंबर हमने कैसे फाइंड आउट करना है, वेव नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। इसी तरह हमने लाइमन सीरीज के लिए किया, बामर सीरीज के लिए किया, इसी तरह पासन के लिए भी हो जाएगा, पी1 के लिए भी हो जाएगा, ब्रैकेट के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटे हमने 2 टॉपिक पढ़े, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। ओके जी।